गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। यूनियन कैबिनेट ने 14 की 14 अमेंडमेंट्स को जो कि जेपीसी ने प्रपोज की थी उनको अप्रूव कर दिया है। और ये बिल जो है अब वक्फ अमेंडमेंट बिल ये अब सेकेंड हाफ ऑफ द बजट सेशन में पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। ठीक है, तो इस बिल को 2023 में वक्फ एक्ट 1995 को अमेंड करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि हमारे जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ होती हैं इंडिया में उनको मैनेज करने के लिए 1995 का एक्ट एग्जिस्ट करता है। अब इसमें जो है सिग्निफिकेंट चेंजेस प्रपोज किए गए हैं, जिसमें कि गवर्नमेंट की ओवरसाइट जो है वक्फ प्रॉपर्टीज़ पर जो है वो इंक्रीज़ की जा रही है, और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज़म्स भी इसमें प्रपोज किए गए हैं। तो बिल जो है ये इंट्रोड्यूस तो लास्ट ईयर किया गया था 2024 में, लेकिन इसको जो है जब पार्लियामेंट में पेश किया गया तो जेपीसी में इसको रेफ़र कर दिया गया, जिसने कि 58 जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं उनको रिव्यू किया, जिसमें से कि 14 तो उन्होंने एक्सेप्ट की हैं और 44 जो है उसको रिजेक्ट कर लिया गया। ठीक है, तो अमेंडमेंट्स जो कि जेपीसी ने क्लियर की हैं, अब वो यूनियन कैबिनेट ने भी उनको जो है वो एड्रेस किया है, और मोस्ट ऑफ द कंटेंशियस पार्ट्स ऑफ द बिल को एड्रेस कर लिया गया है। तो अब क्या चेंजेस जो है वो की कौन सी अमेंडमेंट्स अप्रूव की गई हैं जेपीसी द्वारा। तो बिल इनिशियली कह रहा था कि जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको रजिस्टर किया जाएगा एक सेंट्रल पोर्टल पर विद इन 6 मंथ्स ऑफ द लॉ के इनैक्टमेंट। जेपीसी ने लेकिन क्या कहा कि अमेंडमेंट जो है उसमें आप एक्सटेंशन अलाउ करो, अगर जो केयर टेकर हैं वो एक वैलिड रीज़न देते हैं डिले करने का। ठीक है, कि मतलब अब वो क्यों रजिस्टर नहीं करा रहे हैं सेंट्रल पोर्टल पर, अगर वो वैलिड रीज़न बता देते हैं तो जो है एक एक्सटेंशन दी जा सकती है। वक्फ ट्रिब्यूनल भी जो है उनके पास पावर होगी इस तरह की जो है एक्सटेंशंस देने की। और एक और अमेंडमेंट की गई है कि जो डेडलाइन है वक्फ को लीगल प्रोसीडिंग्स फाइल करने की, रजिस्टर चाहे वो रजिस्टर नहीं भी हैं पोर्टल पर, तो भी जो है उसको डेडलाइन को इंक्रीज़ किया गया है। ठीक है, तो 2024 का जो बिल था ओरिजिनली, उसने जो डिटरमिन करने की पावर थी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के क्लेम्स को, वक्फ ट्रिब्यूनल वक्फ ट्रिब्यूनल के जो क्लेम्स थे उसको जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास दी हुई थी। लेकिन जेपीसी ने जो है इस प्रोविज़न को मॉडिफाई करते हुए जो अमेंडमेंट्स हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से जो है वो पावर रिप्लेस करके एक डेजिग्नेटेड सीनियर स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर को दे दी है। तो जो ये सो कॉल्ड डेजिग्नेटेड ऑफिसर होंगे, ये रिस्पॉन्सिबल होंगे नेसेसरी चेंजेस करने के लिए रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में। ठीक है, जब तक एक फाइनल डिसीजन नहीं लिया जाएगा तब तक जितनी भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज़ हैं वो ट्रीट की जाएंगी एज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ही। ठीक है, 2024 का जो बिल है उसने प्रपोज किया है कि एक नॉन मुस्लिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, और एटलीस्ट 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स होंगे जो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी वक्फ बोर्ड्स में स्टेट लेवल पर। जेपीसी ने इस प्रोविज़न को भी अमेंड करते हुए कहा है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल जो बोर्ड में होंगे वो एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर होंगे जो कि वक्फ मैटर से डील करते हैं। एक और अमेंडेट थी कि जो है वक्फ ट्रिब्यूनल जो है उसमें एक्सपर्टीज़ जो हैं होंगी मुस्लिम लॉ और जूरिस्प्रूडेंस की। प्रीवियस वर्जन जो बिल का था वो कह रहा था कि ट्रिब्यूनल जो है उसमें सिटिंग या रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज होंगे एज चेयरपर्सन, और एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर होंगे स्टेट गवर्नमेंट के एज अ मेंबर। ठीक है, तो अमेंडमेंट बेसिकली जो है अब प्रपोज जो की गई हैं वो गवर्नमेंट ओवरसाइट को बैलेंस कर रही हैं वक्फ की ऑटोनॉमीज़ के साथ भी। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आदित्य L1 मिशन। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आदित्य L1 मिशन जो कि इंडिया का पहला स्पेस बेस्ड सोलर मिशन है, उसने एक ब्रेक थ्रू अचीव किया है जब सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप जो है जो है उसका आदित्य L1 का, उसने फर्स्ट एवर इमेज ऑफ अ सोलर फ्लेयर को कैप्चर किया है लोअर सोलर एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो सोलर कोरोना जो है वो सन का आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है। टेम्परेचर्स यहाँ पर 1 से लेकर 10 मिलियन केल्विन तक रहते हैं। हाईली आयनाइज्ड गैसेस जो हैं यहाँ पर कॉम्पोजिशन में आती हैं, और ये जो इधर का स्ट्रक्चर है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है एज़ पर दी सन का मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है,
तो ये अल्ट्रावायलेट और एक्सरे रेडिएशन एमिट करता है, ठीक है। अब ये हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें सोलर प्रोसेसेस को समझने में ये हेल्प करता है। रिस्पॉन्सिबल होता है ये सोलर विंड के लिए भी, ओके। तो ये सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप क्या है? वन ऑफ द रिमोट सेंसिंग पेलोड्स है ये आदित्य L1 पर। इसको डेवलप किया गया था पुणे के इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स द्वारा। इसको डिज़ाइन किया गया है प्रोवाइड करने के लिए नियर साइमल्टेनियस फुल डिस्क एंड रीजन ऑफ इंटरेस्ट इमेजेस सन की एट वेरियस हाइट्स। अब ये इम्प्लॉय करता है एन अरे ऑफ 11 साइंटिफिकली कैलिब्रेटेड फिल्टर्स। ये फर्स्ट लग्रांज पॉइंट पर जो है ये लोकेटेड है और सन को 24/7 ये ऑब्जर्व करता रहता है बिना किसी इंटरप्शन के। मैग्नेटाइज्ड सोलर एटमॉस्फेयर को ये स्क्रूटनाइज करता रहता है, ठीक है। तो सोलर फ्लेयर क्या होती है? सोलर फ्लेयर एक सडन इंटेंस बर्स्ट ऑफ सोलर एनर्जी है जो सोलर एटमॉस्फेयर से रिलीज होती है। फ्लेयर जो है हमारे सोलर सिस्टम के लार्जेस्ट एक्सप्लोजिव इवेंट्स हैं। इनको हम देखते हैं एज ब्राइट एरियाज ऑफ द सन। मैग्नेटिक फील्ड जो है सन की वो बहुत ही डायनामिक होती है। एनर्जी जो यहाँ से रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट और रेडिएशन, ये बहुत जो है चेंजेस लेके आती है हमारे सोलर सिस्टम में। तो ये जो है हमारे, अगर हम अर्थ पर देखें तो इससे सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है वो अफेक्ट हो सकती है, रेडियो सिग्नल्स डिसरप्ट होते हैं और इवन जो एस्ट्रोनॉट स्पेस में है उनको भी ये रिस्क होता है, ठीक है। तो X6.3 क्लास सोलर फ्लेयर जो है वो ऑब्जर्व की गई है आदित्य L1 मिशन द्वारा। और ये फ्लेयर जो है इसकी एनर्जी जो है स्प्रेड हो रही है थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सन के एटमॉस्फेयर, इससे हमें ये पता लगा है, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ओसेलॉट। ये टॉपिक भी साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अमेजोन ने रिसेंटली एक प्रोटोटाइप जो है अनवेल किया है अपने फर्स्ट इन हाउस क्वांटम कंप्यूटिंग चिप का, जिसका नाम है ओसेलॉट। ओसेलॉट जो है वो 9 क्यूबिट चिप है जिसको इंटरनली फैब्रिकेट किया गया है अमेजोन द्वारा। तो इसको डेवलप किया गया है बाय टीम ऑफ अमेजोन वेब सर्विसेज। अब इसमें कई तरह के जो एरर्स हैं उनको ये सप्रेस कर देता है और अमेजोन को ये हेल्प करेगा एफिशिएंट हार्डवेयर सिस्टम्स बनाने के लिए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बॉन्ड सेंट्रल। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मार्केट के रेगुलेटर सेबी ने रिसेंटली एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस पोर्टल कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए बॉन्ड सेंट्रल नाम से लॉन्च किया है, जो कि सेबी ने ही ऑफकोर्स लॉन्च किया है। और ये एक सिंगल ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन देगा हमें कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के ऊपर। तो एक इन्फॉर्मेशन रिपोजिटरी बनेगा पब्लिक एट लार्ज के लिए और एक्सेसिबल रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ये डेटाबेस ट्रांसपेरेंसी इन्हेंस करेगा, इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा इन्वेस्टर्स को और बाकी के मार्केट पार्टिसिपेंट्स को। अब इसमें लिस्टिंग के फीचर्स हैं, जैसे कि एक यूनिफाइड व्यू देगा ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को अक्रॉस ऑल एक्सचेंजेस एंड इशूअर्स। प्राइस कंपैरिजन का भी फीचर है जिसमें कि इन्वेस्टर्स कॉर्पोरेट बॉन्ड प्राइजेस को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के साथ कंपेयर कर सकेंगे। बाकी की भी इन्वेस्टर सेंट्रिक इन्फॉर्मेशन जो कि डिटेल्ड रिस्क असेसमेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है उसका भी एक्सेस देगा, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मेपल सिरप यूरिन डिसीज़। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट ने एक न्यू जीन थेरेपी बनाई है जेनेटिक डिसऑर्डर मेपल सिरप यूरिन डिसीज़ से डील करने के लिए। तो ये मेपल सिरप यूरिन डिसीज़ में क्या होता है, एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें कि डेफिशिएंसी होती है एक एंजाइम की, जो कि अदरवाइज रिक्वायर्ड होता है हमें 3 BC को डाइजेस्ट करने में या मेटाबोलाइज करने में, ठीक है। तो ये एक इनहेरिटेड ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न होता है ये। और इसमें क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। अब ये कई तरह का होता है। जो क्लासिक फॉर्म होती है इसकी वो सबसे सिवियर होती है, फर्स्ट 3 days ऑफ द बर्थ में ही डेवलप हो जाती है। तो एक इसको नाम इसका इसलिए ऐसा रखा गया है क्योंकि एक स्वीट सिरपी स्मेल आती है पी से, स्वेट से या ईयर वैक्स से पर्सन के, इसीलिए इसका नाम मेपल सिरप यूरिन डिसीज़ रखा गया है। तो अगर ट्रीटमेंट में अगर इसके हम देखें तो लो प्रोटीन डाइट देने की कोशिश की जाती है और लो लेवल्स ऑफ दीज 3 अमीनो एसिड्स पर्सन को दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ओरोविल। यह टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ओरोविल ने 57th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है बॉन फायर मेडिटेशन करते हुए, ठीक है। तो ओरोविल एक एक्सपेरिमेंटल इंटरनेशनल टाउनशिप है साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में बेसिकली, जहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ रेजिडेंट्स जो हैं फ्रॉम ओवर 60 कंट्रीज़ जो है रहते हैं और एक्सप्लोर करते हैं ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ लिविंग। इसको मीरा अल्फासा, जो कि स्पिरिचुअल कोलैबोरेटर थी श्री अरबिंदो के, उन्होंने जो है इसको जो है वो फाउंड किया था। ये लार्जेस्ट ओल्डेस्ट सर्वाइविंग इंटरनेशनल इंटेंशनल कम्युनिटी है वर्ल्ड में।
और ऑरोविलियंस जो है वो इकट्ठे रहते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ पीस, हार्मनी, सस्टेनेबल लिविंग और डिफाइन कॉन्शियसनेस को फॉलो करते हैं। यूनेस्को ने भी इस प्रोजेक्ट को जो है वो एंडोर्स किया था 1966, 1968, 1970 और 1983 में। अब ये जो टाउनशिप है ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आती है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसके लिए पार्शियल फंडिंग जो है वो इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स देती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पारधी कम्युनिटी। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फॉरेस्ट राइट्स एक्टिविस्ट और लॉयर्स ने कंसर्न्स रेज किए हैं एमपी गवर्नमेंट के ऑर्डर को, जिसमें कि एक्सटेंसिव सर्च और सर्वेलेंस करने की कहा गया है नोमैडिक ट्राइब्स की। तो पारधीज जो हैं वो एक नोमैडिक ट्राइब हैं सिंस द टाइम ऑफ मुगल एम्परर्स, और जो कि इनको उस टाइम पर हायर करते थे शिकार करने के लिए। तो ये रिज़ाइड करते हैं मेनली महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, और 1871 में इनको क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया गया था ब्रिटिश द्वारा, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंस के बाद इनको डीनोटिफाई करके जो है वो क्रिमिनल से हटा दिया था 1952 में। मेजर ऑक्यूपेशन इनकी हंटिंग और गैदरिंग है। ऑफिशियली ये हिंदू हैं, लेकिन ये कई तरह के अपने एथनिक रिलीजन्स को भी फॉलो करते हैं, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बंजारा कम्युनिटी। ये टॉपिक भी सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली लोकसभा स्पीकर जो हैं उन्होंने एड्रेस किए हैं बंजारा कम्युनिटी के मेंबर्स को 286th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन जब होल्ड की जा रही है संत सेवालाल महाराज की। तो बंजारा कम्युनिटी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका स्टेट्स में पाई जाती है। गोड़ बोली बोलते हैं जिसको हम लंबड़ी कहते हैं। मेजॉरिटी जो बंजारा हैं इंडिया में वो हिंदूज़ हैं, और कई जो हैं वो हिंदू प्रैक्टिसेस को अपने एनिमिस्टिक बिलीफ के साथ भी कंबाइन भी करते हैं। तो बंजारा लोग जो है वो तीज फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। फायर डांस और चारी जो है इनके ट्रेडिशनल फॉर्म्स हैं, डांस फॉर्म्स। टैटूज़ बहुत कॉमन है इनके में। और संत सेवालाल महाराज जो कि सोशल रिफॉर्मर थे, वो इनके स्पिरिचुअल टीचर है, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं गिलॉय। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डेटा जो है पबमेट का उसमें देखने को मिला है कि 376.5% इंक्रीज़ हुआ है रिसर्च पब्लिकेशंस में गिलॉय के अराउंड ओवर द पास्ट 1 डेकेड। गिलॉय जो है वो गुडूची कहते हैं इसको हम कॉमनली, एक पॉपुलर हर्ब है। लगभग हर टाइप ऑफ सॉइल में इसको उगाया जाता है, ओके। और इसको कल्टीवेट किया जाता है मई से जून के पीरियड में। तो कई तरह के जो फीवर्स हैं उनको मैनेज करने में इसका यूज़ किया जाता है, और एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है ये कैंसर थेरेपी में, ऑटो इम्यून डिसीज़ मैनेजमेंट में, और इवन इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स में, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025 जो है कंडक्ट की गई है एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर पे रिसेंटली। ये एक इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विस स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज है जिसको इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट किया है, जिसमें कि पैरा कमांडोज जो हैं इंडियन आर्मी के, मरीन कमांडोज इंडियन नेवी के, और गरुड़ फोर्सेज जो हैं वो इंडियन एयरफोर्स के, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेवल एंटीशिप मिसाइल। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो डीआरडीओ ने और इंडियन नेवी ने सक्सेसफुली फ्लाइट ट्रायल्स किए हैं नेवल एंटीशिप मिसाइल के, जो कि एक जिसमें कि एक मैन इन लूप फीचर है जो अलाउ करता है फ्लाइट को रीटारगेट करने के लिए एक्यूरेटली। इंडिजिनस इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर भी लगा है इसमें टर्मिनल गाइडेंस के लिए। सॉलिड प्रोपल्शन का इस्तेमाल करता है, ये इनलाइन इजेक्टेबल बूस्टर है, लॉन्ग बर्न सस्टेनर है। मिसाइल को कई लैब्स ऑफ डीआरडीओ ने मिलकर बनाया है, और इसमें एक हाई बैंडविथ 2 वे डेटा लिंक सिस्टम भी लगा है जो रियल टाइम ट्रांसमिशन करता है सीकर इमेजेस की, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is Waqf Amendment Bill 2024. This topic is important for your governance section. So Union Cabinet has recently approved all 14 amendments which were proposed by the Joint Parliamentary Committee to the Waqf Amendment Bill 2024. So this bill is now going to be tabled in the Parliament during the second half of the budget session. So this bill was introduced in August 2023 to amend the Waqf Act 1995, which otherwise governs the management of Waqf properties in India. So it has proposed significant changes, including increased government oversight over the Waqf properties and even dispute resolution mechanisms. But following the criticism by opposition parties, the bill, when it was introduced into the parliament, it was referred to the JPC, and it reviewed 58 proposed amendments, and it accepted 14 amendments but rejected 44.
So the bill has now addressed some of the most contentious parts. So the bill initially required all Waqf properties to be registered on a central portal within 6 months of the law's enactment. The JPC accepted an amendment allowing an extension if the caretaker provides a valid reason for the delay. The Waqf Tribunal will have the power to grant such extensions as well. And another amendment extends the deadline for Waqfs to file legal proceedings even if not registered on the portal, provided an affidavit is given explaining the delay. Okay, so the 2024 bill originally transferred the power of determining government property claims from the Waqf Tribunal to the district collector, but JPC has modified this provision, accepting amendments to replace the district collector with a designated senior government state government official. Okay, so this so-called designated officer will be responsible for making necessary changes to the revenue records. So this until a final decision is made, disputed property will continue to be treated as government property. So the 2024 bill proposed allowing a non-Muslim chief executive officer and at least two non-Muslim members to be appointed by the state government to the Waqf boards at the state level. So JPC has amended this provision, and it has ensured that government official in the board must be a joint secretary level officer dealing with Waqf matters. Another amendment is that it mandates the inclusion of members in the Waqf tribunal with the expert in Muslim law and jurisprudence. The previous version of the bill proposed that the tribunal will have a sitting or retired district judge and a joint secretary level officer of the state government as a member. Okay, the amendment is basically aiming to balance the government oversight with Waqf autonomy. Okay. So the next topic is Aditya L1. This topic is important for your science and tech section. Aditya L1 mission, which is India's first space-based solar mission, has achieved a breakthrough as its solar ultraviolet imaging telescope has captured the first ever image of a solar flare in the solar atmosphere. So solar corona is the sun's outermost layer of the atmosphere, which has temperature ranging from 1 to 10 million Kelvin. It is made mostly of highly ionized gas. Its structure is dynamic, which means that it constantly changes due to the sun's magnetic fields. It produces significant ultraviolet and X ray radiation as well. It helps in understanding solar processes and predicting the heliospheric events. It is responsible for the solar wind also. So, what is Solar Ultraviolet Imaging Telescope? It is one of the most. It is one of the remote sensing payloads on board the Aditya L1. It was developed by Pune's Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics. It has been designed to provide near simultaneous full disk and region of interest images of the sun at various heights, and it has been located at first Lagrange point. Okay, so it is scrutinizing the dynamic interplay within the magnetic solar atmosphere. What is solar flare? It is a sudden and intense burst of solar energy, and it is one of the largest explosive events of our solar system. They are seen as bright areas in the sun. Okay, so although solar flares can be visible in white light, they are often more readily noticed via their bright X-ray and ultraviolet emissions. Uh, at the Earth, it can affect satellite communications, disrupt radio signals, and they can even also pose a risk to astronauts who are in space. So uh, Aditya L1 has observed an X 6.3 class solar flare. This has confirmed that flare's energy spreads through the different layers of the sun's atmosphere. So the next topic is Ocelot. This topic is important for your science and tech section. So recently, Amazon has unveiled a prototype of its first ever in-house quantum computing chip called Ocelot, which is a 9-qubit chip that has been designed or fabricated internally by Amazon. It has been developed by the team at the Amazon Web Services. It intrinsically suppresses certain forms of error, reducing the resources required for quantum error correction. It has been designed to help Amazon build highly efficient hardware systems.
So the next topic is Bond Central. This topic is important for your economy section. So market regulator SEBI has recently launched a centralized database portal for corporate bonds called Bond Central. So it was launched by by the SEBI to create a single authentic source of information on such securities. It is intended as an information repository for the public at large, and it is accessible free of cost. So this database is expected to enhance transparency and facilitate informed decision making among investors and other market participants. Okay, so it has listing features like the unified view of corporate bonds across exchanges and issuers. Investors can also compare corporate bond prices with government securities. So it also provides access to detailed risk assessments, corporate bond documents, and disclosures. Okay, so the next topic is maple syrup urine disease. This topic is important for your social issues. So recently, scientists have created a new gene therapy for a genetic disorder called the maple syrup urine disease, which is a rare genetic disorder characterized by deficiency of an enzyme that is required to break down the three branched chain amino acids. It is an inherited and autosomal recessive pattern. It can lead to neurological symptoms and life-threatening brain damage. The most severe type of this disease is the classic one, which usually develops within the first 3 days of the birth. So, generally, high doses of vitamin B1 are given with a restricted diet in the treatment. So, the symptoms are basically a sweet, syrupy smell in the pee, sweat or earwax, lethargy or irritability. So, the main treatment of this disease is a low protein diet with low levels of these three amino acids. Okay. So the next topic is Auroville. This topic is important for your art and culture section. So Auroville has celebrated its 57th birth anniversary with bonfire meditation. So it's an experimental international township which is located in South India, where thousands of residents from over 60 countries are exploring alternate ways of living, working, and being together peacefully. So it was founded by Mira Alfasa, who was the spiritual collaborator of Sri Aurobindo. It is the largest and oldest surviving international intentional community in the world. It lives together on the principles of peace, harmony, sustainable living, and divine consciousness. So UNESCO has also endorsed this project several times through four resolutions. This township falls under the administrative control of the Ministry of Education, and Government of India therefore provides partial funding in the form of grants to this organization or this foundation. Okay. So the next topic is Pardhi community. This topic is important for your social issues. So forest rights activists and lawyers across the country have expressed their concerns over the recent MP government order calling for extensive search and surveillance of nomadic tribes. So Pardhis are nomadic community since the time of the Mughal emperors. They have been hired to help in shikar. They reside mainly in Maharashtra and Madhya Pradesh. In 1871, they were declared criminal by the British government. After independence, the Indian government denotified these communities as criminal in 1952. So, the major occupation of these tribal people is hunting and gathering. They're officially Hindu, but most of them practice their own ethnic religions as well. So the next topic is Banjara community. This topic is again important for your social issues. Recently, Lok Sabha Speaker has addressed to the members of Banjara community at the 286th birth anniversary celebration of Sant Sevalal Maharaj. So Banjara community is located in Telangana, Andhra Pradesh, and Karnataka states. They speak Gaur Boli, also called the Lambadi. They have combined Hindu practices with their own animistic beliefs as well. So they celebrate the festival of Tej. Fire dance and chari are the traditional forms of dance of these people. Tattoos are very common in them. The Sant Sevalal Maharaj is considered a social reformer and the spiritual teacher of this community. Okay. So the next topic is Giloy. This topic is important for your environment section. So data from PubMed has revealed a 6.5% increase in the number of research publications around Giloy, which is also known as Guruchi. It's a popular herb. It grows well in almost all types of soil. Generally, it is cultivated in the month of May and June. It is commonly used in the management of fevers. It has a significant role to play in cancer therapy, autoimmune disease management, and even inflammatory disorders. Okay.
So the next topic is Exercise Desert Hunt 2025. This topic is important for your security section. So Exercise Desert Hunt 2025 was conducted at the Air Force Station Jodhpur. It is an integrated tri-service special forces exercise conducted by the Indian Air Force. This exercise involves elite para units from Indian Army, Marine commandos from the Indian Navy, along with Garud special forces from the Indian Air Force. Okay. So the next topic is naval anti-ship missile. This topic is important for your security section. So DRDO and Indian Navy have carried out successful flight trials of the naval anti-ship missile from integrated test range of Chandipur. So this missile has a man-in-loop feature which allows in-flight retargeting accurately. It uses an indigenous imaging infrared seeker for terminal guidance. It also uses solid propulsion with an inline ejectable booster and a long burn sustainer. This missile has been developed by different labs of DRDO. It also has a high bandwidth two-way data link system for real-time transmission of seeker images back to the pilot. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.